आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 12 जुलाई बुधवार, मैं हूं खुशबू और यह है पॉडकास्ट आज का दिन। चार्जशीट में ऐसी कौन सी बात है कि यौन शोषण का मुकदमा झेल रहे सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब पत्रकार के सवाल पूछने पर ही भड़कने लगे हैं। सबूत और गवाहों ने इस केस को लेकर क्या अब साफ कर दिया है, सबसे पहले आज पॉडकास्ट में इसी की बात करेंगे। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलेगी भी क्या, या ये सब महज बातें हैं? बातों का क्या है? लिथुआनिया में कल से शुरू हुए नाटो के समिट से पहले क्यों कुछ तल्ख बातें कह दी हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति ने? और हाँ, रूस क्यों अब कभी नहीं चाहेगा कि ये जंग खत्म हो? और आखिर में बात कल हुए जीएसटी के कुछ बदलावों की। आपके काम का क्या महंगा क्या सस्ता हो जाएगा बहुत जल्द, इस पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। पीएम मोदी से मिले मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल इस्सा। धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ाने और शांति कायम करने पर हुई चर्चा। आज दूसरे दिन होगी बंगाल पंचायत चुनाव की काउंटिंग। अब तक आंकड़ों में टीएमसी एक तरफा जीत की ओर। हेलीकॉप्टर से गिराकर हुई चंद्रयान 3 के लैंडर की टेस्टिंग। हर तरफ सोलर पैनल लगाए गए, पहिए मजबूत किए गए। चंद्रयान 2 की गलतियों को सुधारा गया। एयर इंडिया में बदसलूकी करने पर नेपाली नागरिक गिरफ्तार। वॉशरूम का तोड़ा दरवाजा, क्रू मेंबर और पैसेंजर्स के साथ मारपीट की। आम आदमी पार्टी ने लगाए केंद्र सरकार पर आरोप। कहा पार्टी मुख्यालय की जासूसी करवा रही थी बीजेपी। अब आप इस्तीफा देंगे क्या, ये पूछने पर पहले तो डपटते हुए कहा कि चुप, फिर सवाल पूछने वाली पत्रकार से बदसलूकी करते हुए उनका माइक झटक दिया। एक जरूरी सवाल पर आपा खोने वाले ये माननीय उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। वैसे तो एक परिचय और है जिसका जिक्र भर भी इन्हें रास नहीं आता। इन पर आरोप है 6 महिला पहलवानों के कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन शोषण किया। कार्रवाई की मांग करता पहलवानों का लंबा चला जंतर मंतर का प्रदर्शन आपको याद ही होगा। अब खबर है कि दिल्ली पुलिस ने जो जांच और कोर्ट में चार्जशीट दायर की है, उसमें बृजभूषण के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर ट्रायल चलाने की सिफारिश की गई है। साथ ही पहलवानों के आरोपों के आधार पर उन्हें सजा भी दिए जाने की बात चार्जशीट में है। आज तक के हाथ दिल्ली पुलिस की वो चार्जशीट लगी है जिसमें बृजभूषण के खिलाफ आरोपों का जिक्र है। आज तक रेडियो रिपोर्टर है अरविंद कुमार ओझा, उन्होंने इसको देखा समझा है। हमने उनसे ही बात की और पूछा कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उन आरोपों के बारे में चार्जशीट क्या कहती है, किस तरह के एविडेंस है ट्रायल चलाने के लिहाज से। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 जो रेसलर थी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनका बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी लिया गया, जिसमें उन्होंने जो एफआईआर में आरोप थे वो आरोप दोहराया बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट में 16 गवाह ऐसे हैं जिन्होंने जो पीड़ित जो रेसलर हैं जो आरोप लगा रही हैं उसका समर्थन किया है, कॉर्पोरेट किया है उनके आरोपों को, जिसमें 5 परिवार के लोग हैं, 2 कोच हैं, कुछ सहयोगी रेसलर हैं, कुछ रेफरी हैं, जिन्होंने जो आरोप है उनके बयानों का समर्थन किया है। तो अब जो दिल्ली पुलिस है उसके पास गवाह भी हैं जो पीड़ित आरोप लगा रही है उसका समर्थन करने के लिए। ये सब कुछ मिलाकर चार्जशीट फाइल कर दी गई है। सब कुछ अब अदालत पर निर्भर करता है, लेकिन इतने एविडेंस मिल चुके हैं जिसके बिना पर कम से कम ट्रायल तो चलाया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो रेसलर थी उन्होंने अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए कुछ तस्वीरें भी दी थी। उनमें से एक तस्वीर आज तक के पास मौजूद है जो चार्जशीट का हिस्सा है, जिसमें जो पीड़ित पहलवान खड़ी है और बृजभूषण सिंह खड़े हैं, हाथ पकड़े हुए हैं। ये भी चार्जशीट का पार्ट बनाया गया है। तो कुल मिलाकर 16 गवाह ऐसे हैं जो पीड़ित रेसलर के जो आरोप है उनका कहीं न कहीं समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई है। अरविंद, तो जो आपने बताया कि अब कोर्ट को आगे का रुख तय करना है इस केस का, क्या गिरफ्तारी की भी बहुत जल्द सूरत बनती हुई दिख सकती है यहाँ से? नहीं, गिरफ्तारी का जो सेक्शंस लगे हैं उसमें बकायदा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है एक केस में
कि 7 साल या 7 साल से कम की जिस सेक्शन में सजा होती है उसमें जरूरी नहीं है कि एक गिरफ्तारी की जाए। अगर आरोपी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जब बुलाया जाता है तो आता है, तो गिरफ्तारी की फिलहाल बात नहीं है। 18 तारीख को सम्मन किया है कोर्ट ने ब्रिजभूषण को। बहुत मुमकिन है कि बेल मूव करे ब्रिजभूषण। बहुत है मुमकिन कि अदालत उनसे पूछे कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं क्या आप उसको स्वीकारते हैं या नहीं स्वीकारते हैं। उसके बाद मेरिट लेते हुए ट्रायल चलाया जाएगा या आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो होती है। गिरफ्तारी की तलवार फिलहाल तक तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो कानून के जानकार हैं वो बताते हैं कि अभी गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अगर गिरफ्तारी होनी होती तो होती। अब सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है। फिलहाल चार्जशीट दाखिल है और चार्जशीट के बाद जो प्रक्रिया होती है कि अगर केस में दम होता है तो केस बिल्कुल ट्रायल चलाया जाता है। ट्रायल में फिर जो चाहे ब्रिजभूषण की तरफ से जो वकील हों जो वो दलीलें देंगे और जो रेसलर है पीड़ित उनकी तरफ से जो वकील है वो दलील देंगे। फिर आगे जब पूरी केस की सुनवाई होगी, तमाम एविडेंस रखे जाएंगे, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुना। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर अरविंद कुमार ओझा। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे हुए। ढेर सारी पेचीदगियों को किनारे रख अगर सीधे पॉइंट पर आए तो इस युद्ध की बुनियाद में थी एक मेंबरशिप, जो यूक्रेन कहता है कि हम लेकर रहेंगे और रूस कहता है कि ऐसे कैसे। पड़ोस में रहेंगे आप मॉस्को के और यारी करेंगे वॉशिंगटन डीसी और ब्रसेल से, ये नहीं चलेगा। ये मेंबरशिप है दरअसल नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की। सोवियत संघ को चुनौती देने के लिए बना ये सैन्य संगठन मानता है कि अगर नेटो के एक देश पर हमला हुआ तो माना जाएगा कि यह हमला पूरे नेटो पर हुआ है और ऐसी स्थिति में नेटो के सभी सदस्य देश पीड़ित की मदद करेंगे। यूक्रेन इन्हीं का साथ पाना चाहता है, लेकिन नेटो मेंबरशिप के सवाल पर न पूरी तरह हाँ कहता है न ना। कल से नेटो के जो शिखर सम्मेलन की लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में शुरुआत हुई है। पहले भी कई मौकों पर मन महसूस कर रह जाने वाले जेलेंस्की कल थोड़े नाराज भी दिखे। कहा कि अगर इस समिट के दौरान यूक्रेन की मेंबरशिप को लेकर कोई साफ समय सीमा नहीं तय की गई तो इस बैठक का कोई तुक नहीं बनता। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नेटो की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं दिखती, ना तो यूक्रेन को शामिल करने की और ना ही उसे न्योता देने की। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग ने कल कहा कि इस समिट से यूक्रेन की मेंबरशिप को लेकर पॉजिटिव मैसेज मिलेगा। सवाल है कि जब पश्चिम के देश दिल खोलकर जंग में यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहे हैं, तो फिर जिस कारण से युद्ध शुरू हुआ, जो यूक्रेन की सबसे अहम डिमांड है नेटो की मेंबरशिप की, उसी में ये हिचकिचाहट क्यों, जबकि स्वीडन फिनलैंड नेटो के हुए जा रहे हैं। नेटो में शामिल होने की बुनियादी शर्तें क्या हैं और इस बैठक के एजेंडे में भी यूक्रेन की मेंबरशिप भी है क्या, पूछा मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। देखिए, जैसा कि मीडिया में ये समझा जा रहा है कि ये जो मीटिंग विल्नियस में हो रही है लिथुआनिया में, वो शायद यूक्रेन की सदस्यता को लेकर है। ऐसा नहीं है। ये एनुअल मीटिंग होती है जो हर साल होती है। इस बार हाई प्रोफाइल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये लिथुआनिया में यानी रूस से के बॉर्डर से सटे हो रहा है। यूक्रेन की जाहिर है थोड़ी हड़बड़ी है कि वो नेटो का सदस्य बने, क्योंकि वो युद्ध के बीच में है। लेकिन नेटो के मेंबर बनने की अपनी शर्तें हैं और उसमें सबसे बड़ा शर्त है कि किसी भी युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में किसी को मेंबर नहीं बनाया जा सकता। जाहिर है, अगर यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध हो रहा है और अगर यूएस या अन्य राज्य जितने भी नेटो के हैं उसको तैयार हो जाते हैं नेटो का सदस्य बनाने के लिए, तो यानी है इसका मतलब है कि पूरा नेटो इंक्लूडिंग यूएस और कनाडा युद्ध में शरीक होगा। तो जाहिर है ऐसे में रिस्क बढ़ जाएगा और जो एनिमी का पोटेंशियल है, जैसे रूस ये मान के चल रहा था कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है इसलिए वो युद्ध कर सकता है, अब उसकी शर्तें भी बदल जाएंगी। तो ऐसे में नेटो को यूक्रेन में शामिल करने के कई सारे कंडीशंस हैं और राष्ट्रपति बाइडेन ने इतवार को फरीद जकारिया से सीएनएन के इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन अभी तैयार नहीं है और उन्होंने कई बातें कही। सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि वहां डेमोक्रेसी पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं है और हम सब जानते हैं जेलेंस्की के आने के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन में ऑपोजिशन बिल्कुल खत्म सा हो गया है।
दूसरी बात उन्होंने कही कि जो वहां की स्थिति है वो अभी नेटो का सदस्य बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कही थी कि नेटो के सदस्य भी इसके लिए तैयार नहीं है। और आज की विल्नस की कम्युनिके में जो बात आई है वो भी यही है कि जब नेटो के सदस्य तैयार होंगे, जब माहौल बनेगा, तब यूक्रेन को इसका सदस्य बनाया जाएगा। तो यानी कई शर्तें हैं। प्रोफेसर साहब, यानी यूक्रेन इस मेंबरशिप के लिए अभी और लंबा इंतजार करेगा? देखिए, कुछ देर पहले आज मैंने देखा कि शायद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वो भी इस बात के लिए तैयार हो गए हैं। लगभग शब्दों में उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन की सदस्यता को लेकर वो अभी फिलहाल वेट कर सकते हैं। तो सदस्यता यूक्रेन का रूस के साथ युद्ध के बीच में नहीं होगा, ये स्पष्ट कर दिया है। और इसका दूसरा एंगल भी है, अगर आप ध्यान से समझना चाहें इसको, कि रूस भी नहीं चाहता कि ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि जिस दिन युद्ध खत्म होगा उस दिन यूक्रेन उसका सदस्य बन जाएगा। और इसलिए वो यूक्रेन युद्ध में अनिश्चित काल के लिए या जब तक संभव हो रूस से उसको युद्ध में इन्वॉल्व करना चाहता है। इसीलिए हम सब ने देखा है कि रूस कोई भी हड़बड़ी नहीं कर रहा है। रूस कोई भी हड़बड़ाहट में नहीं है कि वो युद्ध को खत्म करे या जो भी इलाका उसके कब्जे में है उसको डिक्लेयर कर दे कि पहले उसने डिक्लेयर कर ही दिया, लेकिन वो डिक्लेयर कर दे कि अब युद्ध खत्म हो गया, ये हमारे कब्जे में आ गया है। तो वो भी नहीं करना चाहता है। और यूक्रेन को हड़बड़ी है कि जल्दी से यूक्रेन नेटो का सदस्य बने तो उसके साथ वो आ जाएंगे। तो इसमें कई सारे गुत्थियां हैं जो सुलझेंगी तभी जब मतैक्य होगा। ऐसे में यूक्रेन की सदस्यता कब मिलेगी, कब युद्ध खत्म होगा, ये सब पूरा कंजेक्चर्स है जिसका अभी सोल्यूशन निकालना मुझे नहीं लगता है नेटो के लिए संभव होगा। ये थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अमिताभ सिंह। और अब चलते चलते आपकी जेब और जिंदगी की थोड़ी बात, जो आप कमाते हैं रुपया पैसा मेहनत कर, पसीना बहाकर, उसका कुछ हिस्सा तो अगर आप एलिजिबल हुए तो इनकम टैक्स के मद में चला जाता है। और अगर आप उस पचड़े से बच भी गए तो जीएसटी नाम की दवाई कड़वी लगे तो भी हर छोटी बड़ी चीज़ की खरीद के साथ आंख बंद कर पीनी पड़ती है। इस जीएसटी की एक काउंसिल है जो इससे संबंधी नियम कानून टैक्स की रेट तय करती है। कल उसकी 50वीं बैठक हुई। मीटिंग को फाइनेंस मिनिस्टर और काउंसिल की प्रेसिडेंट निर्मला सीतारमण ने हेड किया। तय हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% टैक्स लगेगा। इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था। सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीज़ों के बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली है। ओवरऑल कल की बैठक का निचोड़ क्या रहा, कौन सी बड़ी चीज़ें तय हुई, इस बैठक के बाद किसको क्या मिला, पूछा मैंने बिजनेस टुडे मैगजीन में इकोनॉमी एडिटर सुरभि से। बैठक में बड़े सारे ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। काफी आइटम्स के रेट भी घटाए गए और 2-3 जो बड़े मुद्दे थे जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग ट्राइब्यूनल्स जो सेटअप होने थे, इन सब पर भी आगे के निर्णय लिए गए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ऑनलाइन गेमिंग की, तो इस पे अब निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग, इन तीनों जो एक्टिविटीज है इस पे 28% की जीएसटी लगेगी, वो भी जो फुल अमाउंट है उसके ऊपर। तो इसको लेकर के इंडस्ट्री थोड़ा परेशान है। कल उनसे जो चर्चा हुई उस पे, क्योंकि वो उनकी आशा थी कि इस पर इसको 18% का जीएसटी लगेगा। दूसरा जो बड़ा निर्णय लिया गया है वो है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को लेकर के, जिसपे भी इंडस्ट्री काफी दिन से वेट कर रही थी, क्योंकि बड़े सारे ही केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो इससे उम्मीद है कि अगले 4 से 6 महीने पर इस पे ये ट्राइब्यूनल सब काम करना शुरू कर जाएंगे और काफी सारे स्टेट से इन पर ऑलरेडी चर्चा हो गई, उनके प्रपोजल्स भी आ गए हैं। तो फेज वाइज मैनर में सारे स्टेट जहाँ पे के कैपिटल सिटीज में ये ट्राइब्यूनल सेटअप होंगे। एक और चीज़ बताइए कि कैंसर की दवा को भी जीएसटी फ्री करने की मांग थी, तो उस दिशा में क्या कोई बात बनी है? हाँ, तो कल के मीटिंग में बड़े सारे रेट निर्णय लिए गए। इससे सबसे पहले तो कैंसर की जो दवा है, जिसपे उसको जब एक दवा होती है
डिन्यूटिवजिमैब, ये इस पे IGST अब कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अगर ये पर्सनल यूज यानी कि खुद के सेवन के लिए इम्पोर्ट किया जाए। और IGST और भी 2-3 दवाओं पर और मेडिकल पर्पस के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है। इसका मतलब है कि इन दवाओं पर IGST नहीं लगेगी। ये हो जाती है कोई भी फूड जो स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए है या कोई भी दवा जो कि रेयर डिजीजेस के लिए इम्पोर्ट की जा रही है। तो ये तो कुछ निर्णय दवाओं को लेकर हो गए। बाकी भी कई सारे निर्णय लिए गए हैं। एक तो जैसे कि बात चल रही थी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की, उस पर भी डिसीजन लिया गया है कि अब उस पर 22% का सेस लगेगा, जो कि पहले 20% का था। बट इसके लिए मल्टी यूटिलिटी व्हीकल को कुछ कंडीशंस फुलफिल करने होंगे, जैसे कि उसका लेंथ क्या है, इंजन क्राइटेरिया क्या है, ये सब। तो हमें देखना होगा कि इससे दाम इन गाड़ियों का कितना बढ़ता है। अभी इस विषय पर तो कार कंपनियां ही बताएंगी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आप खाना मल्टीप्लेक्स में खरीदते हैं, खाना और कोल्ड ड्रिंक ये सब, उसके GST पर भी डिसीजन लिया गया है कि अगर आप उसको अलग से खरीदते हैं तो उससे कम रेट पे GST लगेगी, पर अगर आप उसे टिकट के साथ खरीदते हैं तो उसको एक कॉम्पोजिट सर्विस मान करके उस पे ज्यादा रेट पे GST लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि। और अब वक्त हो गया है देश दुनिया की अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को सुनने का। मेरे साथ सूरज कुमार जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। याद करें जब अजीत पवार शरद पवार का खेमा छोड़कर एनडीए में शामिल हुए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अरे भैया सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे। लेकिन अजीत पवार साहब कह रहे हैं कि अब साहब चिंता आप कीजिए, मुख्यमंत्री आप रहेंगे, बेशक रहेंगे, हमको बस 3 मंत्रालय दे दीजिए, एक रेवेन्यू का, एक फाइनेंस का और एक वाटर रिसोर्स का। एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं, भैया हम तो रेवेन्यू तो किसी कीमत पे नहीं देंगे, फाइनेंस भी भूल जाइए और वाटर रिसोर्स तो खैर दे ही नहीं सकते। देवेंद्र फडणवीस के पास भी जाके एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है कि नहीं देना है। बीजेपी भी बोली है ठीक है नहीं दे रहे हैं, लेकिन अजीत पवार कह रहे हैं कि हमें चाहिए। तो अब मामला गया है अटक। अब देखिए आगे क्या हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया पे ये खबर छपी है। अब उस खबर की बात करते हैं जो आज हर अखबार पे आपको पहले पन्ने पे दिखेगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है, कर क्या रहे हैं आप? ये जो ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल आप लगातार तीसरी बार बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल अवैध है ये तो। 18 नवंबर 2023 तक उनका कार्यकाल था, उसको अब जुलाई तक खींच के ले आ रहे हैं, वो भी एक बार 2 बार नहीं, तीसरी बार है। ना प्रेम क्यों है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के जजमेंट का हवाला देकर कहा कि ईडी डायरेक्टर के रिटायरमेंट के बाद अपवाद केस में ही कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और क्या ये केस अपवाद है? अगर है तो बताइए क्यों? अब ये फैसला आया तो सारी विपक्षी पार्टियां हो गई खुश। फिर आता है गृह मंत्री अमित शाह का बयान। टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान अखबार सब पर है। वो कह रहे हैं कि जो इस फैसले के बाद खुशी मना रहे हैं कि वो छूट जाएंगे, उनका काला धन गिरफ्त से बाहर हो जाएगा, वो इस गफलत में है। क्योंकि ईडी डायरेक्टर कोई भी हो, उसका काम एक ही है। इतना कहकर उन्होंने बात को विराम दे दिया। अब देखते हैं कि अगला ईडी डायरेक्टर कौन होता है। लेकिन आर्टिकल 370 पे अब रोज सुनवाई होगी। इसके अलावा एक तस्वीर है जो पंजाब के पटियाला से है। इंडियन आर्मी लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ित इलाकों से सुरक्षित स्थान पर लेके आ रहे हैं। इसके अलावा आप नवभारत टाइम्स पे आएंगी खुशबू, तो खबर है यमुना उफान पर हैं, सैकड़ों लोग फंसे हैं, सैकड़ों में 600 लोग का आंकड़ा है वो दिया हुआ है। द पायनियर अखबार कह रहा है कि पुराना रेल जो पुल था उसका यातायात बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है नीचे। तो सोचिए एक पुल है, पुल के ऊपर से पानी जा रहा है नीचे, तो क्या स्थिति हो गई है पूरे दिल्ली की। वाटर लॉगिंग सिस्टम की तो हालत खराब हो गई है। सूरज, मैं द पायनियर हिंदी पर खबर पढ़ रही हूँ कि भारत में 2005-6 से 2019-2021 यानी सिर्फ 15 साल में 41 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की। इसमें ये जानकारी दी है और कहा गया है कि गरीबी
को हटाने के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले कई अन्य देश भी इसमें शामिल हैं, जिसमें भारत तो है ही, कंबोडिया है और चीन है, कांगो है, इंडोनेशिया है, मोरक्को है, सर्बिया है और वियतनाम है। और एक खबर मैं देख रही हूँ इंडियन एक्सप्रेस पर, दिल्ली पुलिस के आंकड़ों से ये पता चलता है कि पिछले 6 महीनों में सूरज दिल्ली में हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे जो जघन्य अपराध है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और शहर में कारों, मोबाइल फोन और वाहनों की जो चोरी है वो भी बढ़ी है। जी खुशबू, और एक वीडियो कल वायरल हुआ, न्यूज में भी टेलीविजन में भी ये खबर चल रही थी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और एक कार की जो टक्कर हुई, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है वो। इस एक्सीडेंट की 3 बड़ी वजह हैं जो नवभारत टाइम्स गिना रहा है। पहला, बस का ड्राइवर हादसे का जिम्मेदार है जो कि रॉन्ग साइड से आया, इसी से मेरठ की ओर से जो कार आ रही थी वो बस से टकरा गई। दूसरा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए बने सिस्टम ने ठीक तरह से काम नहीं किया। सिस्टम ठीक तरीके से काम करता तो बस के रॉन्ग साइड निकलने की कोई संभावना नहीं थी। नंबर 3, डीएमई के एंट्री पॉइंट पर पुलिस की तैनाती ना होना, ये भी इस हादसे की वजह है। पुलिस की तैनाती होती तो रॉन्ग साइड लेते ही वो उसे रोक लेती। 6 लोगों की जान चली गई खुशबू इस पूरे मामले में। और अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो दुखी हो जाइए, 28% जीएसटी लगने वाला है। लेकिन अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं और फिल्मों के साथ साथ पॉपकॉर्न खाने के शौकीन हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि सिनेमा घरों में जाना आपका हो गया है सस्ता। जाना इन द सेंस खाना पीना। और दैनिक भास्कर के डिजिटल वेबसाइट पे खबर ये है कि पीएम मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अल इस्सा इन्होंने मुलाकात की है। धर्मों के बीच सद्भाव बढ़ाने और शांति कायम करने पर चर्चा हुई है दोनों के बीच। बंगाल पंचायत चुनाव का आज दूसरे दिन काउंटिंग होगा। अब तक आंकड़ों में टीएमसी एक तरफा जीत रही है। ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें मिली हैं, नंबर 2 पे बीजेपी है। और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर पार्टी मुख्यालय की जासूसी करने का आरोप लगाया है। और बायजूस पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। बायजूस की अकाउंट बुक्स की जांच के आदेश दिए गए हैं। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। इस जांच के बाद कंपनी के मामलों का आंतरिक आंकलन किया जाएगा और निरीक्षण में जो सामने आएगा उसके आधार पर सरकार फैसला लेगी कि क्या मामले को सीरियसली फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के पास ले जाने की जरूरत है या नहीं। तो मामला ये था कि कंपनी की जो वैल्यू है वो आखिरी फंडिंग राउंड में $22 मिलियन थी। उसने डेट एग्रीमेंट की कुछ शर्तों का उल्लंघन करने के बाद अपने $1.2 बिलियन टर्म लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए दोबारा चर्चा शुरू की थी। इसी को लेकर वो गिर गया। खुशबू, विदेशी खबरों पे आते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब का कर्ज मिला है। डॉन वेबसाइट की ये खबर है। 11 महीने बाद ये फैसला आया है। आईएमएफ से भी डील पर आज मुहर लग जानी चाहिए। नेपाल से खबर है कि नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पायलट और 5 विदेशियों की मौत हो गई है। काठमांडू से इसने उड़ान भरी थी, लेकिन 10 मिनट बाद ही माउंट एवरेस्ट के पास संपर्क टूट गया। बारिश ने पाकिस्तान में भी तबाही मचाई हुई है। 86 लोगों की मौत हो गई है। और रूस से खबर ये आ रही है कि रूस के न्यूक्लियर ठिकानों के नजदीक वैगनर लड़ाके पहुंच गए हैं। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का ये दावा है कि खुद को ताकतवर बनाना चाहती थी ये प्राइवेट मिलिट्री। और एक बीबीसी की स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि यूक्रेन जंग से सबक लेकर जो चीन है वो स्पेशल ब्रिगेड बना रहा है। इसमें मिसाइलों के खिलाफ वो युद्धाभ्यास कर रहा है। और नेटो में स्वीडन को शामिल करने के लिए तड़की तैयार है। बदले में वो ईयू का हिस्सा बनना चाहता है और नेटो समिट से पहले इसकी घोषणा कर दी। और अब चलते चलते जान लेते हैं 12 जुलाई का इतिहास। 12 जुलाई 1949 को कुछ शर्तों को मानने के बाद 16 महीने बाद आरएसएस पर लगा बैन हटा दिया गया था। 1961 में आज ही के दिन भारी बारिश से नए बने तानाजी सागर डैम की दीवार टूट गई थी। इससे डैम का सारा पानी पुणे शहर में घुस गया था। हादसे में कितने लोग मरे इसका सटीक आंकड़ा आज तक पता नहीं है। आज ही के दिन 1906 में करीब 300 किलोमीटर दूर टेलीग्राफ मैसेज भेजा गया था। तस्मानिया के गवर्नर गेराल्ड स्ट्रीकलैंड ने विक्टोरिया के गवर्नर नॉर्थकोट तक मोर्स कोड के जरिए इस मैसेज को भेजा था। तो आज के दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।